हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब मुख्य परीक्षा जो 24 जुलाई को होने वाली है लेखपाल का बहुत टाइम बचा नहीं हुआ है। तो आई थिंक सभी लोगों के आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबकी प्रिपरेशन और पढ़ाई बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी में हो रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ऐसे पढ़ना है जो एकदम इस बात को जो जॉब है उसको ले ही लेना है किसी भी हालत में, है ना। इससे चूकना नहीं है, ठीक है, इसे चूकना नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी खासी सीटों की संख्या है तो इसको एकदम जी जान लगा देना है और एक अपना एक एक रिजल्ट जो है, अपना जो रिजल्ट है वो फाइनल में लिस्ट में एकदम सिक्योर करना है, ऐसे करना है। और उसमें उसके लिए आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का मैथ्स में स्कोर, जिनका मैथ्स अच्छा है उनका तो 25 और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं भी है उनका भी 20+ स्कोर हो जाएगा। बशर्ते कंडीशन ये है कि अगर आप मेरे वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ उसे प्ले लिस्ट बनाया है उसका यूपी पे ट्रिपल एस सी लेखपाल मेंस एग्जाम का एक लिस्ट मैंने बना रखा है। उसमें जो वीडियो मैं डालता हूँ बनाता हूँ उसको उसमें डाल देता हूँ और सारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे तो आप भरोसा रखिए, यकीन रखिए कि एकदम आपका जो मैथ्स में स्कोर 20+ अवश्य हो जाएगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नया टॉपिक जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अच्छी खासी वेटेज है उसका, अच्छा क्वेश्चन आता है यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस में भी है, उससे क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे कि आपका स्टैटिस्टिक्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप कम समय में उसको सॉल्व कर लें, ताकि आप किसी और एरिया में जो आपको मुश्किल लग रहा हो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ से टाइम बचा के वहाँ आपको देना है, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है कि पहला जो पार्ट है बेसिकली वो डीआई बेस्ड है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। वो आपको अगर परसेंटेज जो हमने पढ़ा है उसको अगर आप अच्छे से किए होंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा तो स्टैटिस्टिकल ये जो पोर्शन है डीआई वाला, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, वो आप बहुत आसानी से कर सकते। इसका जो सेकेंड टॉपिक आएगा जिसमें हमें मीन मीडियन मोड वो सब फाइंड करना है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो जब वो करेंगे ना तो वो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक स्टैटिस्टिक्स है वो उसको करेंगे। पहले हम जो डीआई बेस्ड क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, तो आपको बारी बारी से करेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। उससे पहले क्या है कि कुछ बेसिक जो वर्ड टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है सिलेबस में उसको हमें समझना है। आप देखिए क्या उसमें आपने देखा होगा कि बारंबारता दिया हुआ है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। संचयी बारंबारता दिया हुआ है उसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये विभिन्न तरह के जो चार्ट हैं, जैसे कि आपका पाई चार्ट दिया होगा, हिस्टोग्राम दिया है, फिर आपका ये दंड आरेख, दंड जो आरेख है वो दिया हुआ है, दंड चित्र दिया हुआ है। तो इसमें इसको सब कुछ समझेंगे कि डिफ्रेंशिएट करके इसमें क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपको इससे ना आपको क्वेश्चन डाटा दिया जाता, आपको बोलता कि इसको आयत चित्र या हिस्टोग्राम पे बनाना है और सेट करना, सॉल्व करना है, या आपका जो बार ग्राफ है या दंड चित्र है, दंड आरेख है, उस पर इसको सॉल्व करना है, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बारहमासा बहुभुज पे इसको बनाना है। लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो फिगर आपको दिया होगा, उसमें बहुत सारा डाटा ऐसे करके आपको दिया होगा, इसमें ऐसे ही करके 4-5 एक डाटा पे 3-4-5 क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा उसको आंसर करने के लिए। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको बार ग्राफ या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पाई चार्ट को मतलब बहुत अच्छे से नहीं समझना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। और डाटा तो आपके पास गिवन नहीं होगा और आपको किसका डाटा है उससे मतलब नहीं, वो है आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो ये जो फिगर है बेसिकली ये बार ग्राफ का है, जिसको हम लोग दंड रेख, दंड आरेख या दंड चित्र बोलते हैं ना। उसको समझना है कैसे करना है। इससे पहले जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि बारंबारता क्या होता है। बारंबारता बारंबार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी हमेशा यूज होगा। बारंबारता क्या है, फिर इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, है ना। इसी का संचयी बारंबारता जो होता है, संचयी बारंबारता इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले इस टर्म को समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। याद रखना है जो बारंबारता एफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ से डिनोट करते हैं और संचयी बारंबारता को सीएफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, सीएफ से डिनोट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए
क्या होता है, मान लीजिए कि क्लास में कोई एग्जाम होता है ना, उसमें मान लीजिए कि 100 मार्क्स के पेपर थे, डेफिनेटली कुछ ग्रुप्स हैं, जो बच्चे हैं 40-50 बच्चे अगर हैं जो भी क्लास में, उसको अलग अलग मार्क्स आते हैं, ठीक है। एक रेंज ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे 40 to 50, ठीक है, 50 to 60, 50 to 60, फिर 60 to 70, फिर 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, ठीक है। मतलब ये ग्रुप है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं हम लोग, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये मार्क्स का रेंज है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी लेंगे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यही जो बारंबारता होता है, बारंबारता एफ है, ये एक्चुअली क्या है कि नंबर बताएगा आपको कि इस रेंज में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए 40 to 50 रेंज में 5 बच्चे हैं, है ना। 50 to 60 रेंज में 7 बच्चे हैं, फिर 60 to 70 में मान लीजिए 12 बच्चे हैं, फिर 70 to 80 में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, और 80 to 90 में फिर 8 बच्चे, 8 स्टूडेंट हैं, 90 to 100 में मान लीजिए 2 बच्चे हैं। ये जो इस रेंज में 40 से 50 नंबर के बीच लाने वाले बच्चों या छात्रों की संख्या 5 है। 50 से 60 नंबर लाने वाले बीच जो छात्रों की संख्या है वो 7 है। 60 से 70 नंबर के बीच में मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या 12 है, और 70 से 80 के बीच में 15, 80 से 90 के बीच में 8, और 90 से 100 के बीच में 2। तो यही बेसिकली ना, यही बारंबारता होता है ना। उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस रेंज में कितना स्टूडेंट है उसके समाहित है, तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वही फ्रीक्वेंसी यानी वही बारंबारता होगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा ये टर्म नहीं था बारंबारता, किसी भी रेंज में या किसी भी मार्क जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई नंबर ऑफ कुछ भी उसमें रेंज में जो होगा ना वही फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता होगा। अब आ गया संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं CR यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता ऐसे फाइंड करते हैं हम कि देखिए 5, पहला तो 5 ही होगा, है ना, ये पहला फ्रीक्वेंसी 5 है, ये भी 5। नेक्स्ट में क्या होता है कि अब देखिए इसमें इसको ऐड कर जाएंगे, इसको इस वाले को ऐड कर देंगे तो ये 12 हो गया, फिर इसमें नेक्स्ट इसको ऐड कर देंगे तो ये 24 हो गया, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे 24 प्लस 15, ये 39 हो गया, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे 39 प्लस 8, क्या हो गया, ये 47 हो गया, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 49 हो गया। मतलब संचयी बारंबारता पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको एक तरह से और समझिए, मतलब ये बेसिकली ये है, जैसे ये देखिए 40 से 50 मार्क्स लाने वाले का ये नंबर है, इतने लोग इतने इसके बीच में मार्क्स लाते हैं, इसमें इतने लोग लाते हैं, है ना। तो ये तो इंडिविजुअल इसी से रेंज, लेकिन जब ये संचयी बारंबारता जब हमने डाला, इट मींस क्या होगा, 60 से नीचे लाने वाले का नंबर, मतलब इसमें ये समाहित है, वो हो गया 12, है ना। फिर वैसे देखिए 70 से नीचे टोटल ये हो गया 24, फिर 80 से नीचे लाने वाले छात्रों की संख्या 39, फिर 90 से नीचे लाने वालों की छात्रों की संख्या 47, और 100 से नीचे लाने वालों की संख्या 48, ये टोटल हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो टोटल आएगा ना, यही n नंबर, टोटल नंबर यहाँ पे 49 होगा, ये दोनों इक्वल होता है ना, इसका टोटल। और जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, इसको भी यूज करेंगे जब नेक्स्ट जब हम लोग मीन मीडियन मोड करेंगे। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इसका यूज होगा। ये टोटल जो होता है कम्युलेटिव यही होगा, ये भी टोटल स्टूडेंट हो गया लास्ट में यहाँ पे, ये भी टोटल हो गया, देखिए 5, 7, 12, 24, 39, 47, 49, ये टोटल 49 जो होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होगा उसके इक्वल होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, संचयी बारंबारता, पहला तो इक्वल हो जाएगा, फिर पहले वाले में दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो दूसरा वाला संचयी बारंबारता मिलेगा। अब ये फिर दूसरे वाले संचयी बारंबारता में तीसरा फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो तीसरा वाला संचयी बारंबारता, फिर इसमें तीसरे वाले संचयी बारंबारता में चौथा बारंबारता ऐड करेंगे, तो ये ऐसे करके कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ये क्लियर हो गया कि इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, CI क्लास इंटरवल हो गया, है ना।
इसको वर्टिकल अंतराल एनर्जी है ना, इसको भी CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, है ना। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का है, तो थोड़ा सा आपको समझना है कि कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे। अब ये हो गया हमारा, इसमें संचयी वारंवारता समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और अभी आगे यूज होना है कि क्लास मार्क्स बोलेगा आपको, कभी कभी आगे यूज होगा क्लास मार्क्स, इसको क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह क्या होता है कि अपर इस जैसे इस वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, सबका वर्ग चिन्ह अलग होगा। तो क्या होगा कि अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है प्लस लोअर लिमिट है, उसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका हो जाएगा 50 प्लस 40, 90 डिवाइड बाय 2 45। तो ऐसे ही सभी का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें क्लास मार्क्स यानी वर्ग चिन्ह मिलता है। इसका भी यूज है आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब हम लोग मीन मीडियन मोड करेंगे, इसका नेक्स्ट भाग है, नेक्स्ट इसका टॉपिक है। ये तो अभी डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डाटा गिवन होगा, अलग अलग ग्राफ गिवन होगा, उसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको सॉल्व करना है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं, उसमें ये सारा चीज यूज होगा आपका, है ना। तो वहां पे वर्ग चिन्ह मतलब क्लास, इसका जो वर्ग चिन्ह होता है क्लास मार्क, यानी उसको मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। क्लास मार्क्स, मिड पॉइंट, वर्ग चिन्ह सब एक ही है। इसका मिड पॉइंट के लिए इस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इसका मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ऐसे करके सबका हम लोग मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क्स यानी वर्ग चिन्ह पता करते हैं। तो इस तरह से हमने संचयी वारंवारता और वर्ग चिन्ह अभी देखा। इसका यूज अभी नहीं है, वो आगे होगा, लेकिन इसको चूंकि बेसिक है, इसको समझ लेना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो बार ग्राफ का है ना, इसको दंड आरेख या दंड चित्र कुछ भी बोल सकते हैं। तो बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ है का क्वेश्चन है ये, अलग अलग जब जब जो क्वेश्चन करेंगे उसको वहां उस ग्राफ को वहीं पे समझ लेंगे, है ना। बार ग्राफ में क्या होता है, देखिए किसी विशेष वर्ष में या किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष राज्य में किसी चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, ये वो उसमें क्या, ये डाटा गिवन है, ये एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं हम कोई विशेष स्टेट या विशेष वर्ष में विशेष कुछ चीज लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या है कि कच्चे ऊन का उत्पादन है मीट्रिक टन में, है ना। कुछ वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन है मीट्रिक टन में। तो ये जो है उत्पादन मीट्रिक टन का ये है वाई चीज पे लिया हमने, एक्स एक्सिस पे वो वर्ष लिया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है आपका बार ग्राफ है, यानी दंड आरेख है। उसमें दंड आरेख का हिस्टोग्राम यानी आयाचित्र आपको एक ही तरह का लगेगा, लेकिन दंड आरेख और आयाचित्र में ये डिफरेंस ये है कि दंड आरेख में इस एक्स एक्सिस पे फिक्स ईयर या फिक्स कुछ लेते हैं, लेकिन आयाचित्र के अंदर जब हिस्टोग्राम आएगा तो यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा। जैसे हमने जो क्लास इंटरवल किया है ना, वो रेंज आपको गिवन होगा, है ना, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके गिवन होगा। उसके बाद हिस्टोग्राम में ये जो बना हुआ है मतलब आपको लगता है रेक्टेंगल की तरह, तो हिस्टोग्राम में एक गैप नहीं होता है, इसके साथ ही कंटिन्यूटी में बना होगा। आयचित्र में वो कंटिन्यूटी में बना होता है। यहाँ जो आप गैप देख रहे हैं, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ, अच्छा हाँ जाओ, इसको ऐसे लेंगे, ये गैप इक्वल होना चाहिए। ये जो जितना गैप है ना, जैसे ये है गैप एक, फिर यहाँ पे गैप है, 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 ये सारा गैप जो है इक्वल होना चाहिए। इसमें कहीं पे आपको इक्वल नहीं लग रहा हो, इसको इक्वल ही मानना है। चूंकि मैंने फिगर बनाने में मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो उसको इक्वल ही मानना है। तो जितना जो ये जो ग्राफ है उसके बीच का जो स्पेस है किसमें बार ग्राफ में वो इक्वल होता है। और इसमें क्या है कि इंडिविजुअल कुछ को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और उसका जो डाटा है, जो प्रोडक्शन है किसी चीज का, जो नंबर है, उसको वाई चीज पे लेते हैं। और हिस्टोग्राम में और यानी आयतचित्र में क्या होता है, ये पहले ये गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूटी में आपको दिखेगा, ये गैप नहीं दिखेगा। और दूसरा क्या होगा, वहां पे ना रेंज होता है, एक वर्ग अंतराल लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये समझ में आ गया होगा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ मींस दंड आरेख और हिस्टोग्राम मींस आयत, उसमें क्या डिफरेंस है। देखने में दोनों एक ही तरह का लगता है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना कि आप कैसे इसको याद रखें। बस इस पे आपको ये क्वेश्चन के गिवन होगा, इस तरह का ये डाटा गिवन होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो बार ग्राफ हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है वो हमने अभी समझा। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन संबंधी डाटा भी होगा और पाई चार्ट संबंधी डाटा भी होगा। दो और चीज है,
उसको भी जब करेंगे क्वेश्चन तो साथ में वहीं पे उसको समझ लेंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें किसी विशेष वर्ष में, मतलब ये 8 साल में 13-14, ये 14-15 है, मतलब 14-15 में 2014-15 का ये प्रोडक्शन है, ठीक है। कच्चे ऊन का उत्पादन जो है, ये जैसे आप कह रहे थे 13-14 में 56 मीट्रिक टन कच्चा ऊन का उत्पादन हुआ है। फिर 14-15 में यानी 2014-15 में 51 मीट्रिक टन का, ये 15-16 में 53 मीट्रिक टन का, ऐसे करके उत्पादन हुआ है कच्चा ऊन का, है ना। क्योंकि ये डाटा है, आप देखा होगा 55 से थोड़ा सा ऊपर 56 हो गया, ये 51 है तो 50 से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे करके हमने वो डाटा बनाया। ये क्वेश्चन जो है वो पीईटी 2021 का में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का 24/8/2021 को ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो उसको सॉल्व करते, ये डाटा है उत्पादन का, ये विभिन्न वर्ष में 8 साल है, सब मिला के टोटल 8 ईयर्स है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका देखिए दिया हुआ है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, मतलब किस वर्ष कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर्ज किया गया था, ठीक है। सब सर्वाधिक वृद्धि, तो वृद्धि क्या होता है, पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुई थी, यह हमें पता करना है, ठीक है। इसमें तो ईयर तो बहुत आठ है, इसमें आंसर मैंने इसलिए दे दी, मुझे सभी क्वेश्चन में आपको आंसर 4 ऑप्शन मिलेगा, दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसमें इसलिए इसमें जरूरी था, बाकी में इसमें आंसर पता करेंगे, उसको मैच कर लेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखना है 4 साल में हमें पता करना है, हम क्या करेंगे, आठों का पता नहीं करना, सिर्फ 4 साल में देखेंगे कि 17-18 में उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि था। 2017-18 में 17-18 में जो है पिछले वर्ष के तुलना में कितना वृद्धि था। देखिए 17-18 है, ये 17-18 ये वाला है, पिछला वर्ष 17-18 में क्या हुआ उत्पादन, 17-18 में उत्पादन हुआ है ये वाला 76, उससे पहले वाले में 65, तो वृद्धि कितना हो गया 76 माइनस 65, 11 मीट्रिक टन का, है ना, 11 मीट्रिक टन का वृद्धि हो गया 17-18 में। फिर 20-21 में 20-21 ये है, और 19 तो पिछले वर्ष की तुलना में 73 है, 68 है, तो 20-21 में कितना वृद्धि हुआ, 20-21 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ वो है 73 लास्ट में है, और ये 68 है ना। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सिर्फ 5 मीट्रिक टन हो गया, ठीक है। अभी तक में तो ये आंसर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, 16-17 में दिया हुआ है, तो 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई थी, 2016-17 में 65 है, और उससे पिछले वर्ष में 53 है ना। ये कितना होगा, ये 12 हो गया, ये हमारा 12 मीट्रिक टन हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में है एक और साल दिया हुआ है हमारा 19-20 में, ये तो 19-20 में, मतलब 19-20 मतलब 2019-20 में, तो पिछले वर्ष की तुलना में 19-20 में क्या है उत्पादन 68, और 18-19 में है 58, ये 68 है, ये 58 है, तो 10 का डिफरेंस है ना। तो हमने क्या पाया कि सबसे अधिक जो उत्पादन वृद्धि हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में वो ये है 12, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016-17, इसका आंसर हो जाएगा 2016, इसका सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, क्वेश्चन डाटा दिया हो, इसका क्वेश्चन करना, आंसर करना बहुत सरल है, और एक ही साथ में आपको कभी 2 3 4 5 क्वेश्चन देगा और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसको बस समझना है आपको, बहुत फ्री का मार्क्स है, समझिए ये फ्री का मार्क्स है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वहीं पे देख के आपको सॉल्व करना है, ये बहुत आसान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका कि पहले 4 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, पहले जो 4 वर्ष हुआ है कि उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। देखिए पहला 4 वर्ष मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक, और फिर अंतिम 4 वर्ष, तो 1 2 3 4, अंतिम 4 वर्ष और पहला 4 वर्ष, तो पहले 4 वर्ष में जो उत्पादन हुआ और अंतिम 4 वर्ष में जो उत्पादन हुआ, तो अंतिम 4 वर्ष में उत्पादन पहले 4 वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो बहुत आसान है, इसमें देखिए परसेंटेज का यूज है, तो डीआई में आपका परसेंटेज का यूज बहुत ज्यादा होगा, तो परसेंटेज अगर क्लियर है तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पहले 4 वर्ष का निकाल लेंगे, फर्स्ट 4 इयर्स का जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, पहले 4, उसको सबको ऐड कर लेंगे, है ना, सिंपल, पहले 4 साल का हो जाएगा ये आपको, देखिए 56 हो गया, 56 है प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65, ठीक है,
इसको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 5 3 8 8 1 9 9 6 15, ये 15 हो गया। 8 रिमाइंडर 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22, ये हो गया मीट्रिक टन में, है ना। ये हो गया, इतना उत्पादन हुआ पहले 4 साल में। फिर अंतिम 4 साल का ऐसे ही निकाल लेंगे, अंतिम 4 साल में कुल कितना हुआ अंतिम 4 साल में, तो फिर उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा अंतिम 4 साल में, यहां से आगे करना है। 65 तक हमने ले लिया था, 76 हो गया, ये 76 हो गया, प्लस 58 है, प्लस 68 है, प्लस 73 है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे। 3 8 11 11 8 19 19 6 25, रिमाइंडर 2 2 7 9 9 6 15 15 5 20 और ये 27, तो 275 मीट्रिक टन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतिम 4 वर्ष की तुलना में, अंतिम 4 वर्ष में पिछले 4 वर्ष की तुलना में कितना उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको पता है परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 275 225, ये 50 हो गया। और किसके रिस्पेक्ट में पूछना है, तो पहले 4 वर्ष के तुलना में, तो ये 225 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 25 2 जा, ठीक है। 25 ये हो गया 8 जा 200, 9 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 जा 225, तो 200 अपॉन 9, तो 9 2 जा 18, 2 फिर 2 9 2 जा 18 एंड 22 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, मतलब 9 2 जा 18 होगा, 9 जा ऐसे कर सकते हैं, ये 20 ही आएगा, तो 23 कर सकते हैं इसको। इतना परसेंट का जो है आपका वृद्धि है ना, कितना परसेंट का 22.23 ऐसे परसेंट का वृद्धि हो गया। तो हमने क्या किया, पहले 4 वर्ष में जो हुआ उसको कुल ऐड करके कुल निकाल लिया, अंतिम 4 वर्ष का कुल निकाल लिया, और पहले 4 वर्ष उत्पादन की तुलना में, है ना, तो पहले 4 वर्ष को बेस लेना है। डिफरेंस ऊपर लिया हमने 225 अपन सॉरी ये 225, ठीक है, ये 50 हो गया डिफरेंस इसका, 225 225 50 अपॉन 225, ये बेसिक हो गया। इसके आधार पे हमने ये किया, तो 9 जा कैंसिल करके इतना परसेंट का आंसर आएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया सेकेंड पार्ट को, दूसरा पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट जो इसका समझ में आ रहा है ना, आसान है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए तीसरा पार्ट है इसका कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, कितना आसान है, 8 वर्ष का है ये डाटा, टोटल 8 वर्ष का डाटा गिवन है, तो 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, तो तीसरा पार्ट का आंसर हो जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73 और एवरेज पूछ रहा है, तो डिवाइड बाय कितने हैं 8। एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, राशियों का कुल योग प्लस राशियों की संख्या, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। हमने सबको ऐड कर लिया और सबको ऐड करके इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। ये होता है ऐड करेंगे, ये होगा हमारा 500 अपॉन 8। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 6 जा 48 2 8 6 जा 48 2 हो गया, और 8 2 जा 16 4, तो 62.5 मीट्रिक टन जो होगा वो एवरेज उत्पादन होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, चारों ऑप्शन में ये हमारा जिसमें होगा वो हम टिक कर लेंगे। तो एवरेज ये आसान था, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, ये सबको पता होगा, लेकिन चूंकि मैं करवा रहा हूँ तो हर क्वेश्चन को कराना जरूरी है। उसके बाद तीसरा पार्ट था शायद, उसका नेक्स्ट पार्ट है, देखिए चौथा पार्ट है, वो है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक, किस मतलब घटक मतलब कमी, ये लैंग्वेज यूज पे कमी है पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, है ना, ये प्रतिशत कमी जो है किस वर्ष रही है, मतलब 8 वर्ष का जो डाटा है, तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक
कमी दर्ज किया गया है। उत्पादन जैसे पिछला वर्ष में कुछ उत्पादन हुआ, इस वर्ष में कुछ उत्पादन हुआ, तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, इसमें कहाँ कहाँ कमी दर्ज किया गया। हम पाएंगे इसमें कि 2 ही बार कमी हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पे हुआ है 56 से 51, ये कमी मिलेगा आपको। एक बार कमी मिलेगा आपको 76 में से प्रीवियस ईयर में 76, अगले वर्ष में 58, है ना। 2 बार आपको कमी मिलेगी। तो दो ही बार कमी है, बाकी तो हर बार वृद्धि है। देखिए यहाँ पे फिर वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि, फिर यहाँ पे वृद्धि है, फिर यहाँ पे कमी हो गया, फिर यहाँ पे फिर वृद्धि, यहाँ पे फिर वृद्धि। तो 2 बार जो है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2 ही बार कमी है ना। तो इसी में हमको निकालना पड़ेगा कि किस में सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई। तो देखने से सीधा आप बता देंगे ये 56 में से 51 5 है, ये 76 में से 50, आंसर उसका ये हो जाएगा। 18-19 वाला जो वर्ष है वो आंसर हो जाएगा। फिर पता करना पड़ेगा। देखिए कमी कितना है, 56 में से 51, तो 5 इतना कमी हुआ 5 मीट्रिक टन का, और कितने प्रतिशत की कमी हुई इंटू 56 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला में क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है 76 माइनस ये 58 हो गया, तो 18 हो गया, तो 18 अपॉन 76 इंटू 100 करेंगे, है ना। दोनों को देखिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल है 25 एंड 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा। अब कैंसिल नहीं होगा तो 125 अपॉन 14 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे, तो ये भी 4, हाँ 4 से भी कैंसिल होगा, 4 3 जा 4 1 जा 4 9 जा 425 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 25 डिवाइड बाय 19, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा ना वो ज्यादा आएगा। दूसरे वाले का वैल्यू सॉल्व करेंगे, इस वाले का वैल्यू, इसका वैल्यू जो आएगा, इस वाले का वैल्यू जो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि 18-19 में क्या हुआ कि कम ज्यादा कमी हुआ। ये 8.9, ये आएगा 8.9 के आसपास, ये 23 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 18। इस वर्ष जो है 18-19 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक कमी दर्ज किया गया। बहुत आसान है, ये सब ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस डाटा है, डाटा को सॉल्व करना है। कहीं कहीं परसेंटेज का यूज होगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई बेसिक वैसा स्टैटिस्टिक्स का कोई कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करना। इसका सेकेंड पार्ट जब करेंगे तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट का यूज होगा। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। 5वां पार्ट है इसका, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना हिस्सा था। मतलब 2014-15 में जो उत्पादन हुआ वो 2019-20 के उत्पादन का कितना हिस्सा था। तो सिंपल, 2014-15 में जो उत्पादन उसको ऊपर लिखेंगे, 2014-15 में कितना हुआ 51 ऊपर आएगा। और किसका पूछ रहा है 19-20 का, 19-20 में कितना 68 है। तो 2014-15 का उत्पादन जो है 19-20 के उत्पादन का कितना हिस्सा था। तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे। तो ये सॉल्व करेंगे, है ना। तो 17 3 जा 17 4 जा, मतलब आंसर इज 3/4। यानी 2014-15 में जो उत्पादन था 2000 इस वर्ष का है 2019-20 का 3/4 भाग था। इसका आंसर हो गया 3/4 भाग, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज अभी क्या किया, हमने बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया। इसको दंड आरेख बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे हिस्टोग्राम यानी आयत पे, एक करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे, एक करेंगे पाई चार्ट पे। तो चारों जो कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पूरा का पूरा मार्क्स आप पा सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो के साथ।